सुहाना सफर होए आहा आहा आए सुहाना सफर रुकती नहीं है नजारों पे नजर आहा आहा आए सुहाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। ये रंगमंच के आज सुहाने सफर में हमारे साथ है सीपी तिवारी जी, जो बरसों से नाटक भी किया और डॉक्टर भी हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। सीपी तिवारी, नमस्कार। सीपी तिवारी, नमस्कार। तो आपने किस सन से रंगमंच का शुरुआत की? ये हमने शुरुआत की थी 1982 से। 1982 एक्चुअल में हम जब के कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उसी समय ये एक लिस्ट निकली कि भाई अगर कोई एनुअल फंक्शन था कि अगर कुछ करना चाहें तो फलाने कमरे से संपर्क करें। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पर जब देखा तो नीरज हेस्टिंग सर वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनसे उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, बातचीत किया। फिर कई लड़के गए थे लेकिन सिलेक्शन हमारा किया उन्होंने। एक मौलवी के रोल में। और उन्होंने एक अपना नाटक उनका खुद का लिखा हुआ था, एक खानदान नवाबों का। एक खानदान नवाबों, तो उसमें मैंने मौलवी का रोल किया था उसमें। फिर वहां से उनकी अपनी एक संस्था थी नाट्यामनी। हाँ नाट्यामनी। तो उससे हम लोग जुड़ गए। फिर अक्सर उनके घर में हरबंस हॉल में पहले रहते थे, तो वहाँ पर उनकी माता जी भी थी, आंटी जी। तो उनसे वो भी बड़ा कोऑपरेट करती थी हम लोग की। तो हम लोग वहीं पर रिहर्सल भी करते थे। अच्छा, घर पे? हाँ, उन्हीं के घर पे। अच्छा, उस समय ये भी था कि इतना भाई हम लोग को घर से उतना पैसा मिलता नहीं था, पैदल ही आते थे कॉलेज तक, पैदल ही जाते थे। तो किसी के पास कुछ नहीं था समझ लीजिए। तो वहीं पर वो बेचारी चाय आय पिला देती थी हम लोग को। अच्छा, हम लोग वहाँ पर अपना रिहर्सल करते थे। तो उनके भी निर्देशन में मैंने बहुत कई नाटकें की है, बहुत से याद हैं। अब जैसे बकरी किया और ये विरोध, और एक किया था कंपटीशन में रोटरी क्लब ब्रह्मावत मंकी स्पा, बंदर का पंजा, जिसमें मिनी सक्सेना भी थी। अच्छा, मिनी सक्सेना। हाँ, हम कर्नल का रोल थे, मिनी सक्सेना वाइफ का रोल किया था उन्होंने। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी, उनको बेस्ट अवार्ड भी मिला था। तो इस टाइप से बहुत से प्ले हुए। फिर इसके बाद हम डॉक्टरेट किया और ये MBEH, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, इसी कैंपस से किया था मैंने। अच्छा, हाँ, इसी से यहाँ पर लगते थे क्लासेस। 4 साल मैंने करने के बाद अपनी एक क्लिनिक वहाँ खोल ली थी। कहाँ पे? ये किदवई नगर में। किदवई नगर में क्लिनिक खोली। और फिर यहाँ पर विभा मिश्रा मैडम ने एक वो लगाया था, 1 महीने का वर्कशॉप लगाया था NSD से। तो उसमें 1 महीने हमने वर्कशॉप भी किया था। उसमें भी माधव आय ने प्ले किया था, एक अंग्रेज की भूमिका हमने निभाई थी उसमें। तो उसके बाद मुक्तेश्वर ओझा और राजीव निगम और ये आपके राजेश शर्मा, कई लोग थे जो एक हम लोगों ने एक संस्था गठित की, नाट्य संगम। तो हम अपना क्लिनिक करने के बाद महिला महाविद्यालय में जाके वहीं पर हम लोग रिहर्सल करते थे। तो उसमें काफी लोग जुड़ाव थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने वहां से भी एक, हमने वो उन्हीं का था, नीरज हेस्टिंग सर्कल लिखा हुआ था, फिल्मी 420, उसमें थोड़ा सा हमने पढ़ाया था। तो उसके काफी शो किए। और आपने कंपटीशन करवाया था तो उसमें भी 2nd अवार्ड हमें मिला था उसमें। तो इस टाइप से काफी उसमें शो भी हुए और फिर वहीं रिहर्सल कराते थे। फिर उसमें एक हाय रे राजनीत एक नाटक किया जिसमें 22 कैरेक्टरों का रोल था। अच्छा। और फिर आपके साथ में भी मैंने कई नाटक किए, ट्रक में किया, और भी कई नाटक हैं जो समय काफी हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा याद कमी है। अरे, तो पहले के रंगमंच के करते में आपको कोई तकलीफ, पहले के रंगमंच जो करते थे उस समय कोई परेशानी आती थी? और आज के समय में हम देखते हैं, पहले के समय में जो हम लोग रंगमंच करते थे, शौकिया रंगमंच था, उसमें कुछ मिलता नहीं था, बल्कि पास से ही जाता था। लेकिन इतना आनंद आता था, एक सुकून, दिल को सुकून मिलता था, जैसे हमें सब कुछ मिल चुका है। रिहर्सल करते थे, भले ही शो होगा नहीं होगा पता नहीं, रिहर्सल चल रही, लेकिन रिहर्सल चल रही है। और उसमें इतना सुकून मिलता था, बड़ा रिलैक्स होके घर जाते थे कि हमने बड़ा अच्छा कुछ काम करके आए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि उसमें कई प्रॉब्लम भी है दादा। ये है कि जैसे उस समय हॉल इजी मिल जाते थे, मर्चेंट चैम्बर और सस्ते थे। और आज की पोजीशन ये है कि शौकिया रंगमंच तो कर ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि इतने महंगे हॉल हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया।
ये तो आप जैसे लोग हैं, कुछ लोग जो रंगमंच को जिंदा किए हुए हैं, नहीं तो मैं तो समझता था कि अब रंगमंच तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। और आज अब पहले की पोजीशन, अब आज की पोजीशन में मैं समझता हूँ रंगमंच देखने के लिए लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। लेकिन दरअसल अब आप लोग करते हो तो जाते हैं लोग, नहीं तो एक समय था कि उस समय भी करते थे तो लोग जाते थे, उनसे ये कहना पड़ता था भैया मेरा शो है, अच्छा तो उसमें रोल कर रहे हो, कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो तो हम जरूर आएंगे। बड़ा एक एहसान था, उनको टिकट भी देते थे, एक एहसान था, ये ऐसा लगता था। मगर लेकिन उस समय लेकिन टीवी नहीं था तो लोग टीवी नहीं था तो लोग आते थे, अरे पूरा हॉल फुल हो जाता था दादा। लेकिन अब ये है कि आज के समय में अब तो मीडिया का समय है, टीवी और ये सब बढ़ गया है, तो लोग अब इसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अब रंगमंच में तो चल रहा है, आप लोग जिंदा किए हो, और हम तो चाहते हैं, ईश्वर से हमारी कामना है कि और बढ़े, लोग आए निकल के तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो आजकल के लोग जो रिहर्सल होती, पहले के लोग जो जितने समर्पित थे अब उतने लड़के नहीं, अब वो चीज तो नहीं है दादा। क्यों नहीं है? क्या चाहते हैं लड़के, क्या चाहते हैं उन लोग? दरअसल उनको शायद वो चीज, इस बारियों को तो समझते नहीं कि जो हम जैसे डायरेक्ट वो हीरो बनना, फिल्मों में जाना, एक्टिंग करना, उनको ये नहीं मालूम है कि रंगमंच ही बेसिक मंच है जाने के लिए। असली ट्रेनिंग तो यही है, लेकिन उस चीज को नहीं समझते वो लोग। आजकल शॉर्टकट चल रहा है ना, तो शॉर्टकट में ही सब लोग भागना चाहते हैं। अच्छा, इसको सोचते हैं अरे ये तो सब पुरानी चीजें हैं, क्या लाइव करे, डायरेक्ट टीवी में करो, डायरेक्ट फिल्मों में करो, तो वो बारीकियों को सीखते नहीं और इसीलिए फेल हो जाते हैं अक्सर। फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो जाते हैं अच्छे गए हैं। अब भाई, और रही, हम तो यही कहेंगे कि इसको तो और लोग अपना, सब लोग उसको देखें और समझें, बारीकियों को आज की यूथ समझे इस चीज को, और रंगमंच से जुड़े तो हम तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, यहीं तक सीमित नहीं है कि हम रंगमंच में करना चाहते हैं या टीवी देखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, इससे आपकी बहुत सी चीजें उभर के आती हैं जीवन में, बहुत सी चीज सीखते हैं। जैसे लोगों से कैसे मिलना है, आपको हर पॉइंट पे इसको ये रंगमंच हमें सिखाती है, हर चीज मैनर सिखाती है, संस्कृत सिखाती है, बहुत सी चीजें सिखाती है। तो आजकल तो खैर अब लोग बॉम्बे रहे, अब सुना कि यहाँ पे कुछ बन रहा सीने के लिए, कुछ जमीन दे दी सरकार ने, उसके विषय में कुछ बताएंगे आप? नहीं, उसके विषय में तो देखिए ये चर्चाएं बहुत पहले से हो रही हैं, करीब 5 साल हो रही हैं। अभी जब अखिलेश सरकार की तो हमने ये भी सुना था कि यूपी में फिल्म सिटी ही पूरी फिल्म दो ही आ जाएगा, भोजपुरी और अपने फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का। और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं समझता हूँ जो बाहर पड़े हुए हैं हमारे कानपुर के, आप कानपुर क्या, यूपी और बिहार के मेरे ख्याल से 60% तो मुंबई में ही है। हाँ, 60% मुंबई। और वही टैलेंट, उनका टैलेंट आज उभर के फिल्मों में है। लेकिन बस एक ही चीज से वो मात खा जाते हैं, क्योंकि अब इतनी दूर जाना और हर चीज को अफोर्ड करना, ठहरना, खाना बहुत महंगा है। और एक चीज ये भी देखिए, शोषण भी है, शोषण भी है, चांस किसी को देते भी नहीं। चक्कर क्या है कि वहां पर ये जो बड़े बड़े जो माफिया, जैसे ये दाऊद इब्राहिम टाइप के माफिया हैं, ये लोग जो पैसे को, ब्लैक मनी अपनी जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इन लोगों भी, ये भी लोग वही है कि उसमें खास इसको लो, जिसको उन्होंने उंगली धर दिया उसी को लेना है। और या तो हीरो के बच्चे हों, हीरो के बच्चे जो स्टार हैं उनके बच्चे हों, तो हर आदमी तो नहीं। चलिए, यूपी में बनने से कुछ तो लाभ होगा हमारे यूपी भाइयों को, बहुत लाभ होगा दादा। अगर ये हो जाए, जैसे अभी गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन में निकाला है ना कि हम रोजगार दे रहे हैं, अभी रोजगार तो उनके कागजों पे चल रहा है, लेकिन असली रोजगार तो तब हो जाएगा अगर यूपी को फिल्म इंडस्ट्री यहाँ ले, लखनऊ में कर दें या यहाँ जमीन दे के उसको सेटल कर दें, तो मैं कह रहा हूँ करोड़ों को रोजगार ऐसे ही मिल जाएगा। और आप क्या समझते हैं, यूपी बिहार में टैलेंट की कोई कमी है? बहुत टैलेंट है भाई हमारे कानपुर। जितनी सुपरहिट फिल्में देख लेंगे आप, तो यूपी के ही लोग उसमें ज्यादातर आपको। और यूपी का कॉन्टेक्ट जो होता है सब यहीं का वातावरण, यहीं की बोली, कानपुर की, लखनऊ की बोली, बॉम्बे में कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? वही पसंद करी जा रही है आज। अपने बिग भी, वो भी तो इलाहाबादी की है, इलाहाबाद के ही है, दूर के नहीं है। हाँ, वो भी। और यहाँ का सारा टैलेंट देखो वहाँ पड़ा है, कैसे जी रहा है, क्या है, अगर ये कर दें। हम तो कह रहे कि इसके लिए तो हम सब लोगों को चाहिए कि जो कर सकते हैं, इसके लिए एक मूवमेंट चलाना चाहिए कि गवर्नमेंट को तो अपने आप अगर यहाँ पर कर दें तो
अपने आप रोजगार मिल जाएगा। उससे ये होगा जो थिएटर से सीख के जाएंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको अच्छा चांस मिलेगा, ताकि उनको बोलने में डायलॉग जो संवाद देंगे उससे समझने में उनको बारीकियां समझ में आ जाएगी। और बिना जानकारी के जाएगा तो क्या हो, कुछ नहीं होगा, लेबर बने रहेंगे, बस लाइट उठाएंगे, वही चीज है। तो इसलिए सीखना रंगमंच पहला जरूरी है, रंगमंच बहुत जरूरी है। तो रंगमंच से अब जो रंगमंच है कुछ कम हो गया कानपुर में, इसके विषय में भी आप कुछ कह सकेंगे? रंगमंच कम होने का दादा एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आजकल का समय कुछ ऐसा है कि पहले तो एक आदमी कमाता था, 10 लोग खा लेते थे। बिल्कुल सही है। और आज के पीरियड में ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब तो किसी को मिलने से रही, नहीं। सब प्राइवेट कर रहे हैं और खर्चे बढ़े हुए हैं। तो अब लोग अपने आप में, कोई बिजनेस में बिजी है, कोई दुकान में बिजी है, तो कोई अपने काम धंधे में, कोई नौकरी में। अब मुझे ही देख लो, मुझे कहाँ टाइम मिलता है। अब शाहजहांपुर में सर्विस करता हूँ, जाके यहाँ से ट्रांसफर होकर शाहजहांपुर चला गया, शाहजहांपुर से यहाँ सुबेरे 9 बजे निकलता हूँ, रात को 8-8, 9-9 बजे आता हूँ वापस। क्या आप शाहजहांपुर से अप डाउन कर रहे हो? नहीं, शाहजहांपुर में अभी काम इस समय थोड़ा नहीं हुआ इस साल। तो उन्होंने कहा, कंपनी वालों ने कहा कि भाई बैठाल के तो पैसा कोई देती नहीं। तो उसने फिर कानपुर मुझे भेज दिया। तो हमारा प्रोजेक्ट लोकेशन है NCML का, तो उसमें हम जा रहे हैं डेली। तो कहाँ पे है आपका ऑफिस? ये हमारा ऑफिस है भीमसेन में। तो भी दूर है यार। तो भीमसेन से पर डे आना जाना होता है हमारा। तो रात को 9-10 बज जाता होगा? हाँ, 9 तो साधारणतः बज ही जाता है। अब काम चूंकि इतना काम है। और इस समय जाते कितने बजे? यहाँ से निकलते हैं 8:30 बजे निकलते हैं, तब जाके वहाँ 9:30 बजे तक पहुँचते हैं। और वहाँ निकलते हैं तो फिर वहाँ से निकलते निकलते काम इतना है। अच्छा, यही सीजन होता है काम का, तो जाना पड़ता है। अब इसमें तो कभी कभी संडे की छुट्टी हम लोग कहते हैं तो मिल जाती है, नहीं तो संडे की भी नहीं मिलती। और बहुत टफ जॉब है। नहीं, तब आराम भी है। चक्कर क्या, अब ये सब जब पूरा डिपॉजिट हो जाएगा हमारा, तब इसके बाद कोई काम नहीं। फिर उसमें यही है कि भाई देखो फ्यूमिगेशन हुआ कि नहीं हुआ, इस पे हुआ कि नहीं हुआ, बस तो देख रेख फिर करनी है। फिर अपना टाइमली हर चीज आओ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपने लेकिन 2-3 महीने जो थोड़ी परेशानी रहती है जब सीजन रहता है। तो अब जैसे कि आपने अभिनय भी किया, तो आपने निर्देशन कब से शुरू किया? जब आपने निर्देशन दादा ऐसा था, हालांकि जब हम यहाँ से यहाँ से जब 1 महीने का वर्कशॉप करके आए, तो यहाँ पर क्लिनिक बैठे, तो हमारी मुक्तेश्वर ओझा और राजीव निगम और राजेश शर्मा वगैरह से मुलाकात हुई। तो चूंकि वहीं पर मिले थे ये, तो मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप कुछ करिए। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ किया जाता है। तो उस दिन से फिर हमने एक महिला महाविद्यालय में गए। अब हालांकि आप लोग के आशीर्वाद से इतना थोड़ा बहुत तो आता था। तो मैंने कहा शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सीख कर फिर वहीं पर अपना रिहर्सल शुरू कर दिया। हमने कहा आओ, तो वहीं शुरू कर दिया। तो अपना करते रहे। फिर स्टार्टिंग में वही एक फिल्म 420 से स्टार्ट किया और फिर ऐसा चलता रहा। फिर कई रिहर्सल हुए अलग अलग तरीके से, फिर प्ले होना भी शुरू हुआ। मर्चेंट चैम्बर में भी किया, पहले रोल भी किया, उसके बाद आपने निर्देशन के किस सन से शुरू किया था? कुछ निर्देशन तो आप ये समझ लीजिए कि इसको हमने किया है करीब 2000 के आसपास से शुरू किया। उससे पहले अभिनय करते हैं, उसके बाद सीखे रंगमंच भी किया। तो आपके पुराने साथियों में ज्यादातर लोग आपके साथ रहे, अब भी हैं? हाँ, अभी भी हैं, लेकिन अब वो दरअसल सब कुछ तो हैं, लेकिन कुछ तो सब किधर बिधर हो गए इधर उधर। और कुछ लोग अभी रंगमंच से जुड़े हैं, जैसे मुक्तेश्वर ओझा फिल्मों में भी है, और राजीव निगम जी हैं, वो भी अभी लगे हुए हैं। वो तो इसी में लगे हैं, और मुक्तेश्वर ओझा भी इसी में हैं। और राजेश शर्मा अपना अपना काम देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे भी हैं कि हम आपसे भले ही मुलाकात हुई हो, लेकिन अब हमारा आना जाना कहीं होता नहीं है। सालों बाद तो अब यहाँ कई साल हो गए। कई साल से कम हो जब लोग रिहर्सल करते थे तब आए। आना जाना कहीं हो ही नहीं पाता। अब वही रोटी दाल के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिम्मेदारी। मगर रंगमंच होना है। लेकिन ये है कि रंगमंच में एक चीज है, चाहे हम कितना भी कर लें, लेकिन दिल तो इसी में बसा है। हम लोग है कि चलो कुछ भी करते हैं, कुछ दिल बसा हुआ है। और शायद सुकून भी मिलता है, और शायद
अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक ये चीज तो ना छूटेगी। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बिल्कुल सही। दुनिया की कुछ भी छूट जाए लेकिन रंगमंच से प्यार नहीं, ये ना छूटेगा। तो इस समय आपके परिवार के साथ आप सेटल? हाँ, सब ये आप लोग के, आपके आशीर्वाद से कि वहाँ एक बिटिया की हमने पिछले साल शादी कर दी थी, और बड़ी बिटिया की, और एक छोटी बिटिया है, 2 ही बच्चे हैं हमारे, 2 लड़कियां हैं। तो छोटी वाली क्या कर रही है? छोटी वाली इस समय BSc कर रही है, बायो से पहला साल है उसका। चलिए, तो मिसेस सब ठीक हाँ, है? वो सब बढ़िया है, सब चल रहा है। आप आए हमारे इस शो में। अरे हमें बड़ी खुशी हुई, हमने कहा चलो इसी बहाने दादा से दर्शन हो जाएंगे और मिल लेंगे और कुछ हो जाएगा। आप शो मस्ट गो ऑन के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? कि मैं तो यही कहूंगा कि ये जो आपने मंच तैयार किया है, शो मस्ट गो ऑन, ये वाकई में एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, और एक बेहतरीन मंच आपने दिया है, क्योंकि जो खोए हुए हैं उनको मैं समेटने की कोशिश जो कर रहे हैं, प्रयास है, भरपूर प्रयास और पूरी तरह से सफल हो रहा है। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू वगैरह जो मैंने देखा, तो उसमें ये दिखाई पड़े कि जो पुराने भूली बिसरी यादें मुझे याद आने लगी दोबारा कि अरे ये तो हमारे अपने, अरे इनसे मिले, ये कहाँ रहते हैं। तो आपने तो एक इतना बढ़िया काम किया है, और मैं तो समझता हूँ ईश्वर करे इसको बहुत ही सफलता मिले और सारे लोगों को समेट ले कर लो दुनिया मुट्ठी में ना। बहुत सही बात कही। चलिए, आपने हमारा समय दिया। मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर।